साहिब, बस मैं अल्लाह ताला की रहमतों से बहरावर हूँ। उसने मुझे बड़े एजाज़ात बख्शे हैं। चलो बात ख़त्म हो गई, तुम अब सेहतयाब हो, मैं चलता हूँ। मैंने उस पर एक निगाह डाली और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। अली नवाज ने नाखुशगवार नज़रों से मुझे देखा तो मैंने मुस्कुराकर कहा, आप उन्हें पसंद की हर चीज़ खिला सकते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। वो दोनों मियाँ बीवी परेशान नज़रों से मुझे देखते रह गए। मुझ पर एक अजीब सी इन्बसात की कैफियत तारी थी। क्या एजाज़ अता किया है मुझे मालिक कायनात ने। ये एहसान तो मुझ पर भूरिया चरण ने भी नहीं किया था, लेकिन मेरी रहनुमाई हुई थी। मैं ड्यूटी रूम में जा बैठा। यहाँ कुछ मरीजों की फाइलें रखी हुई थी। मैं इनका जायज़ा लेने लगा। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक मैंने अली नवाज को भागते हुए देखा। वो इधर उधर देखता आ रहा था। मेरा दिल धक से हो गया। खुदा खैर करे। अली नवाज ने मुझे देखा और मेरी तरफ लपका। करीब आकर मुझसे लिपट गया। बुरी तरह बदहवास हो गया। उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थीं, माफ़ कर दें, गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, डॉक्टर साहब आप दरवेश हैं, मुझे माफ़ कर दें। उसके अल्फाज सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ, गोया सब ठीक है। मैंने उसका शाना थपकते हुए कहा, मेरी तरफ से राना साहिब की नई ज़िंदगी की मुबारकबाद कबूल करो। फिर इससे भी बड़ा एजाज़ उस वक्त मिला जब थोड़ी देर बाद मैंने एमडी को दूसरे चंद डॉक्टरों के साथ इस तरफ आते देखा। मैं जल्दी से उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा तो वो मुस्कुरा कर बोले, आखिर तुमने शेर नवाज को ठीक कर दिया, मुबारकबाद। हाँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने शेर नवाज के बेटे से कहा है कि वो अपने बाप को उसकी पसंद की चीज़ खिलाए? जी सर। मगर उसका सिस्टम तो नालियों या ड्रिप के जरिए खुराक तक कबूल नहीं कर रहा था। क्या वो हैवी डाइट ले सकता है? आपने उसकी तमाम रिपोर्टें देखी हैं सर। उसका पूरा जिस्मानी निज़ाम फिट है। हल्की खुराक से उसे मुतमईन नहीं कर सकेगा। अगर होश आने के बाद हम उसे ताकतवर खुराक नहीं देते तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। मैंने ज़बरदस्ती की तावील पेश की। एमडी खुद भी एक बड़े डॉक्टर थे, मेरी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थे। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोले, खैर तुम अगर मुतमईन हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारे इस कारनामे का कायल हूँ। काश तुम हमें अपने तरीका इलाज के बारे में बता देते। सर आप मरीज मेरे स्पुर्द कीजिए, मेरे तरीका इलाज के चक्कर में ना पड़िए, मैंने सर्द लहजे में कहा। जाहिर है कि एमडी को मेरा जवाब पसंद नहीं आया होगा, लेकिन शेर नवाज के जरिए जो रकम हॉस्पिटल को मसूल हुई उसने एमडी को ज्यादा बुरा ना मानने दिया। इस हस्पताल में मुझे बड़ी इज्जत दी जाती थी। कई ऐसे केस मुझे दिए गए जिनमें सही मर्ज की तशखीस नहीं हो सकी थी, लेकिन मेरी आंखें सही मर्ज की शिनाख्त कर लेती और मरीज की बॉडी में जहां कहीं कोई ऐसा नुक्स होता जो आम टेस्ट नुमाया ना कर पाते, मुझे उनका पता चल जाता था। अलबत्ता मेरे अंदर एक इज़्तिराब हमेशा रहता था। मुझे एहसास था कि मेरी ये कुव्वत एक खबीस रूह की मरहून मिन्नत है। मैं एक मुसलमान घराने का फर्द था, इब्तदा ही से इबादत गुजार था। मेरे लिए ये बहुत तकलीफ दे अमल था कि मैं भूरिया चरण की मदद से अमराज की शिनाख्त करूं, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। सबसे बड़ी बात यह थी कि भूरिया चरण के अमल से कुछ लोगों को नई जिंदगी मिली। ये चीज़ मुझे उलझा देती थी और मैं इज़्तिराब का शिकार हो जाता था। वक्त गुजरता रहा, अलबत्ता इस दौरान भूरिया चरण किसी शक्ल में मेरे सामने नहीं आया था, जबकि शेर नवाज का केस भी बिल्कुल अलग नौइयत का था। फिर एक दिन इम्तियाज़ अहमद मेरे पास आया। मैंने उसका पुरतपाक खैर मकदम किया। असूली तौर पर मुझे आपके पास घर जाना चाहिए था, लेकिन नासर इंसारी ने मना किया कि आप अपने एहसानमंदों से घर पर मुलाकात नहीं करते। ऐसी बात नहीं है इम्तियाज़ साहब, माजरत के साथ कह रहा हूँ कि दुनिया बहुत मुख्तलिफ अंदाज में सोचती है। मेरे ज़रिए मेरी बहन कह लीजिए या भाभी को अल्लाह ताला ने सेहत दे दी, ये इसका इनाम है। मगर दुनिया ये सोच सकती है कि मैं उसके बाद किसी ज़ाती मफाद के लिए आपसे मिलता हूँ। आप बड़े इंसान हैं। मैंने अपने अखबार में गलत नहीं लिखा, इदारिया लिखा है मैंने आप पर, जिसका इन्वान था कि डॉक्टर या दरवेश। वो खुदा के लिए ऐसा ना करें, कहीं मुंह के बल ज़मीन पर ना गिरना पड़े। ये खालिक़े कायनात की करम नवाजी है, उसने मुझे सुरखरू किया है। मैं बेहद खौफज़दा रहता हूँ। खैर वो आपके बारे में मेरे जज्बात हैं। मैं इस वक्त एक काम से आपके पास आया हूँ।
कुछ वक्त दे सकेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे ये गलत है कि आप मेरे पास घर आने से गुरेज करें। घर में मेरी वालिदा हैं, भाभियाँ हैं। आप अलीना भाभी के साथ ज़रूर तशरीफ़ लाइए। बेहद शुक्रिया, मैं हाज़िरी दूंगा। मेरे दफ्तर में मेरे अकाउंटेंट वारिस अली हैं। 10 साल से मेरे साथ काम करते हैं। निहायत शरीफ और आला नस्ब हैं। एक मुश्किल का शिकार हो गए हैं बेचारे। बेटी है उनकी तकरीबन 21 साल की, गैर शादीशुदा है, किसी दिमागी आर्जे का शिकार है। अक्सर उस पर दौरे पड़ते हैं और अजीबो गरीब कैफियत हो जाती है। पढ़े लिखे आदमी हैं, तवीज़ गंडों के कायल नहीं हैं। उनका ख्याल है कि कोई पेचीदा दिमागी मर्ज है, आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये महंगा हॉस्पिटल है, अफोर्ड नहीं कर सकते। आप यकीन करें, मैंने उन्हें माली पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। आपसे ये दरखास्त मैंने ज़ाती तौर पर की है। सर आंखों पर, हुक्म फरमाएं। मैंने कहा, आप बताइए, जैसे आप चाहें। मैं उसका इलाज यहाँ कराने के लिए भी तैयार हूँ। अखराजात मैं करूँगा, बस वारिस अली ये कबूल नहीं करेंगे। अगर किसी तरह वो तैयार हो जाएं तो आप ज़रा तवज्जो फरमा कर देख लें। थोड़े से तबादला ख्याल के बाद तय हो गया कि मैं खुद वारिस अली के घर जाकर उनकी बेटी, जिसका नाम शमाइला था, देखूंगा। इसके लिए वक्त मुकर्रर हो गया। मुकर्रर वक्त पर इम्तियाज़ ने मुझे हॉस्पिटल से ले लिया। वो अपनी कार में था, मैं अपनी गाड़ी में। कुछ देर के बाद हम एक दरमियाने दर्जे के इलाके में दाखिल हुए। 120 गज पर बने हुए इस छोटे से घर के छोटे से ड्राइंग रूम में वारिस अली ने हमारा खैर मकदम किया। वो इम्तियाज़ अहमद की आमद का सुनकर दंग रह गए थे। मुझे देखकर तो उनकी आंखें फटी रह गईं। मैं आपका तारुफ करा दूं वारिस साहब, इम्तियाज़ अहमद ने कहा। वारिस अली बोले, डॉक्टर साहब की तस्वीरें मैंने अपने और दूसरे अखबारों में देखी हैं, लेकिन ये घर भी कभी इनके कदमों की बरकत से बहरावर होगा, ये सोचा भी नहीं था। ये शमाइला का इलाज अपने हॉस्पिटल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी दरखास्त पर इसे देखने आए हैं। बेटे, आपका हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है, वहाँ तो करोड़पति ही जा सकते हैं। आपने मुझे बेटे कहकर पुकारा है। क्या इसके बाद ये गुंजाइश है कि मेरी बहन का इलाज उसका बाई ज़रूरत के मुताबिक ना करे? अगर शमाइला को हॉस्पिटल की ज़रूरत हुई तो उसका इलाज वहीं होगा। वारिस अली कुछ ना बोले, लेकिन मैंने उनकी आंखों में आंसू आते हुए देखे थे। फिर वो जल्दी से उठकर बाहर निकल गए, ये कहकर कि मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ। वारिस अली साहब के बेटे नहीं हैं? मैंने पूछा। नहीं, बस 2 बेटियां हैं, एक शमाइला से छोटी है, इम्तियाज़ ने बताया। चाय के दौरान शमाइला के बारे में मज़ीद तफसीलात मालूम हुई। बीमारी को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। पहले कभी कभी दौरे पड़ते थे, मगर अब मुसलसल एक ही कैफियत का शिकार थी और मुसलसल दौरे की हालत में रहती थी। कुछ लम्हों के बाद वारिस अली के साथ घर के अंदरूनी कमरे में आया, जहां शमाइला मौजूद थी। वारिस अली की बेगम पर्दा नशीन थी। वो मेरे कमरे के दूसरे दरवाजे के पीछे खड़ी थी। शमाइला एक मसहरी पर आंखें बंद किए लेटी थी। सुर्ख व सफ़ेद रंगत और बेहद जाज़बे निगाह नकूश। सबसे हैरतनाक उसके बाल थे, जो लाजमी तौर पर उसकी पिंडलियों तक होंगे, बेहद खूबसूरत अखरोटी रंग वाले। एक निगाह में वो मुझे किसी मामूली घर की मालूम नहीं होती थी। मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हाई दरकार है, मैंने कहा, और वारिस अली ने गर्दन खम कर दी। वो इस अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए और शायद बेगम साहिबा को भी वहां से हटा दिया। शमाइला उसी तरह साकत पड़ी थी। मैंने पूरे एतमाद से उसका जायजा लिया। बूरिया चरण ने जो कुव्वत मेरी आंखों को दी थी, वो बदस्तूर मौजूद थी। मैं उससे मुसलसल काम ले रहा था। उस वक्त मेरी आंखों में शमाइला का अंदरूनी निज़ाम रोशन हो गया। मैं उसके पूरे बदन से गुजरकर उसके दिमाग तक पहुंच गया। मैंने उसके दिमाग का देर तक जायजा लिया, लेकिन कहीं कोई खास बात नजर नहीं आई। फिर अचानक उछल पड़ा। शमाइला के हलक से बेइख्तियार एक कहका आज़ाद हो गया, लेकिन इंतहाई भोंडी और मकरू आवाज़ थी। मैं 2 कदम पीछे हट गया। उसी वक्त शमाइला ने आंखें खोल दी। बेहद हसीन आंखें थीं, लेकिन उस वक्त उनके डेले गहरे नारंगी रंग के होंगे। फिर उसके मुंह से एक भयानक मर्दाना आवाज़ निकली, देख लिया मियाँ जी, देख लो। इसके बाद हमारे सामने मत आना, नहीं तो धोबी का कुत्ता बना देंगे। मेरा दिल धाड़ धाड़ करने लगा। बूरिया चरण को देखा था, बंसी राज को देखा था, फिर कुछ पुरस्रार वाकयात पेश आए थे, लेकिन ये अपनी नोयत का अनोखा वाकया था जब कोई गंदी रूह बराह रास्त मुझसे हम कलाम हुई थी। शमाइला ने दोबारा आंखें बंद कर लीं।
عام حالات ہوتے اور بوریا چرن کو نہ دیکھ چکا ہوتا تو زمانہ جدید کے نوجوانوں کی طرح کبھی بھی اس طرح کے واقعات پر یقین نہ کرتا، لیکن سب کچھ ہی تو دیکھ چکا تھا۔ فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور چکر ہے، لیکن ان چکروں کے بارے میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اب کیا کروں؟ شیر نواز کا معاملہ اور تھا، لیکن یہ لڑکی، کیا کہوں ان لوگوں سے؟ کیا ہاتھ کھینچ لوں؟ مگر کیا کہہ کر؟ پھر ایک دم احمد علی صاحب کا خیال آیا۔ پتہ نہیں کیوں ان پر ایک اعتماد سا ہو گیا تھا۔ اس خواب کے بعد تو دل میں ان کا مقام بڑھ گیا تھا۔ ابھی انہیں دو ٹوک جواب دینا مناسب نہیں تھا، کوئی گول مول سا جواب دے دوں، بعد میں دیکھوں گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے وارث علی کو آواز دی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وارث علی کسی دوسرے دروازے سے باہر نکل آئے۔ ڈرائنگ روم میں امتیاز موجود تھا۔ میں نے شمائلہ کا معائنہ کر لیا ہے، کچھ وقت لوں گا اور اس کے بعد ان کا علاج تجویز کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ وارث علی نے پوچھا۔ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کچھ دیر کے بعد ہم وارث علی صاحب کے گھر سے نکل آئے۔ امتیاز نے پوچھا، آپ گھر جائیں گے یا ہاسپٹل؟ میں گھر جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ امتیاز نے کہا کہ میں دفتر جاؤں گا، آپ سے شمائلہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ ہم دونوں اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر چل پڑے، لیکن میں شمائلہ کے ساتھ پیش آنے والے ان لمحات سے عجیب سی وحشت کا شکار ہو گیا تھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بس تقدیر نے عجیب کھیل کھیلا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہی رہنا چاہتا تھا، فقیر یا درویش بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، اپنے پیشے سے مخلص تھا۔ دل سے اس بات کا خواہش مند تھا کہ بڑا ڈاکٹر کہلاؤں، جس پر میرے اہل خاندان فخر کریں۔ ایسا وقت سے بہت پہلے ہو گیا تھا اور ہر طرف میرا نام گونج رہا تھا، لیکن یہ ذریعہ غلط تھا۔ میں اس ذریعے سے نام نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کس طرح سے کار کا رخ لانڈی کی طرف ہو گیا۔ احمد علی صاحب کی قبر پر جا کر ہمیشہ سکون قلب حاصل ہوتا تھا۔ طویل فاصلہ طے کر کے لانڈی کے قبرستان پہنچ گیا۔ احمد علی صاحب کی قبر پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ دعائے مغفرت کے بعد میں نے کہا، محترم بزرگ، یہ بات آپ کے علم میں ہے، اس بچی کے علاج کے لیے میری رہنمائی فرمائیں، آپ کی رہنمائی کا انتظار کروں گا۔ بہت دیر تک وہاں رکا، پھر واپس چل پڑا۔ اس رات خواب میں کسی رہنمائی کا منتظر تھا، لیکن نیند ہی نہیں آئی۔ خواب کہاں سے آتا؟ البتہ ایک بات نہ جانے کہاں سے ذہن میں گھس آئی، کہیں یہ لڑکی شمائلہ پائل تو نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے بے چین ہو گیا۔ دوسری صبح ناشتے کے فوراً بعد موبائل فون پر امتیاز کو کال کیا۔ امتیاز صاحب، میں ڈاکٹر کامران بول رہا ہوں، آپ سو تو نہیں رہے تھے؟ بالکل نہیں، آفس جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایک زحمت دینی ہے آپ کو، جیسے بھی من پڑے آپ وارث علی صاحب سے رابطہ کر کے ان سے معلوم کریں کہ شمائلہ پائل تو نہیں ہے۔ یہ بات ان کی بیگم صاحبہ بتا سکتی ہیں۔ میں نے پائل کے بارے میں امتیاز کو تفصیل بتائی اور امتیاز نے کہا کہ وہ فوری طور پر مجھے جواب دیتا ہے۔ میرے ہاسپٹل روانہ ہونے سے پہلے ہی مجھے امتیاز کا فون موصول ہو گیا۔ نہیں ڈاکٹر کامران، وہ پائل نہیں ہے۔ ہاسپٹل میں مصروفیات نے سب کچھ بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے مرض کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ملکہ حاصل تھا۔ بڑے بڑے ذہین اور تجربہ کار ڈاکٹر یہاں موجود تھے۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر کنسلٹنٹ کی حیثیت سے جز وقتی یہاں بیٹھتے تھے۔ سب کے الگ الگ مزاج تھے۔ کچھ پیچیدہ امراض میں مجھ سے رابطہ کر کے رائے لیتے تھے اور کچھ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے مریض سے کوئی رابطہ رکھوں۔ ہاں، کچھ ایسے لوگ جو میری شہرت سے واقف ہو جاتے آ کر خصوصی طور سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے۔ اس لحاظ سے میں اس ہاسپٹل کا سب سے مہنگا ڈاکٹر بن چکا تھا، لیکن ہاسپٹل کے مالکان میری بے نیازی کی تعریف کرتے تھے۔ ان کے خیال میں اگر میں چاہتا تو منہ مانگے معاوضے وصول کر سکتا تھا، لیکن میں کبھی کوئی پیشکش قبول نہیں کرتا تھا۔ میری اس بے نیازی کی جاننے کی خفیہ کوشش بھی کی گئی، لیکن میں غلط راستوں کا راہی نہیں تھا۔ 2 دن گزر گئے، پھر ایک دن صبح امتیاز صاحب کا فون آیا، ڈاکٹر کامران آپ ٹھیک ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ ہاں، کچھ مصروفیت تھی۔ خیریت؟ بتائیں۔ خیریت نہیں ہے، کل رات شمائلہ پر سخت دورہ پڑا ہے۔ پہلے اس نے گھر میں ہنگامہ برپا کیا، بہت توڑ پھوڑ کی، پھر گھر سے باہر بھاگی اور بے تحاشا سڑک پر دوڑ پڑی۔
जिसके नतीजे में सब्जियों की तरसील करने वाले एक ट्रक से टकरा कर जख्मी हो गई। उसे सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। पुलिस केस बन गया है। पुलिस को बताया गया है कि वो नींद में चलने की मरीजा थी, इसीलिए इस आलम में घर से निकल गई और हादसा हो गया। मेरी मुदाखलत से पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। इस वक्त कहाँ है? हॉस्पिटल में है। उसे यहाँ ले आएं, हम उसे यहीं रखेंगे। मैं खुद भी यही चाहता था। और बाकी नहीं, बाकी कुछ नहीं, आप बेफिक्र होकर उसे यहाँ ले आइए। ओके, इम्तियाज ने कहा। फोन बंद करके मैं शमाइला के लिए कमरे का बंदोबस्त करने लगा। मुझे उस वक्त खुशी हुई जब चेयरमैन साहब ने खुश दिली से कहा कि डॉक्टर कामरान, आप पूरा हक रखते हैं, जिसे चाहें हॉस्पिटल में एडमिट करें। आप कहते हैं वो एक गरीब लड़की है, आप अपने कोटे पर किसी का भी बिला मुआवजा इलाज कर सकते हैं। इम्तियाज वारस अली और बेगम वारस अली के साथ एक एम्बुलेंस में आ गए। शमाइला बेहोश थी, उसके सर और बाजू पर चोट थी। मैंने उसे इमरजेंसी में देखा, बेहतर हालत थी, कोई मुश्किल मरहला नहीं था। चुनाचे उसे कुछ इंजेक्शन देकर कमरे में मुंतकिल कर दिया। मैंने वारस अली को इत्मीनान दिलाते हुए कहा कि शमाइला की तरफ से आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। इंशाअल्लाह ये हंसती बोलती अपने कदमों पर चलकर अपने घर जाएंगी। वारस अली बेख्तियार रो पड़े थे। मैंने ये कह तो दिया था, लेकिन इन अल्फाज की लाज कैसे रहेगी ये नहीं जानता था। मैंने उसका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन ये आम इलाज था जो उसकी मौजूदा हालत के लिए किया जा रहा था। मेरे जहन में वो लम्हे महफूज थे जब शमाइला अचानक एक भयानक आवाज में बोल पड़ी थी, इस बीमारी का क्या इलाज करूंगा। शमाइला की बेहतर निगाहदश्त होने लगी। वो होश में आ गई थी और पुरसकून नजर आ रही थी। बेगम वारस अली दोबारा उसे देखने आई। वारस अली ने भी कई चक्कर लगाए। शमाइला को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उसने माँ बाप से होशमंदी के साथ बातें की। उसकी हालत काफ़ी बेहतर थी। डॉक्टर कामरान, वारस अली बेहद खुश हैं। आप कितने एहसानात करेंगे हम पर, इम्तियाज़ ने तासर अंगेज़ लहजे में कहा। दुआ करें इम्तियाज़ साहब कि मैं इस इम्तहान में कामयाब रहूं। इम्तियाज़ कुछ ना समझा, लेकिन मुझ पर वो वक्त आ गया जिसका मुझे अंदेशा था। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था, भीगी भीगी फ़ज़ा थी। मैं अपने कामों में मसरूफ़ था। मैं मामूल के मुताबिक शमाइला के कमरे में पहुंचा तो उसने मुस्कुराकर मेरा खैर मकदम किया और बोली, मुझे हस्पतालों के बारे में ज़्यादा तजर्बा नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन इनके बारे में मैंने जो सुना है वो ज़्यादा अच्छा नहीं सुना। मगर यहाँ तो सूरत हाल ही कुछ और है। क्या? मैं कुर्सी लेकर उसके पास बैठ गया। ये मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि उसे कोई बीमारी नहीं, बस वो किसी आसेब का शिकार है। और मुश्किल ये थी कि मैं कोई दरवेश या आलिम नहीं था, बस एक डॉक्टर था। हर शख्स खलूस का पैकर है, हर तरह ख्याल रखा जा रहा है। खास तौर से आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आप अपने इलाज से मुतमईन हैं शमाइला? पता नहीं, लेकिन आपको देखकर इत्मीनान होता है जैसे कोई अपना आ गया हो। मुझे अभी तक मालूम नहीं कि बीमारी क्या है। हाँ, यहाँ से जाऊंगी तो एक बीमारी ज़रूर साथ लेकर जाऊंगी। शमाइला का लहजा रोमानवी हो गया था। हम आपको तंदुरुस्त करके भेजेंगे। मैंने उसके अल्फाज को नज़रअंदाज करके कहा, तंदुरुस्त? लेकिन क्या इसमें मन दुरुस्ती भी शामिल होगी? वो बोली, फिर एकदम खामोश हो गई। यूं लगा जैसे उसके दिमाग को कोई झटका लगा हो। मैं उसका चेहरा देख रहा था। मुझे एकदम किसी तब्दीली का एहसास हुआ। उसके नकूश बदलने लगे। सच्ची बात है कि मेरे बदन में खौफ की एक लहर उठी थी। उसकी आंखों का रंग नारंगी हो गया था और उनमें चमक बढ़ रही थी। फिर अचानक उसके पास से शदीद बदबूदार धुआं उबरने लगा। मैंने बेइख्तियार चुटकी से अपनी नाक दबा ली। फिर अचानक उसके मुंह से एक मकरू आवाज उभरी, ना रे ना, ये ठीक नहीं, ये गलत है। इस मन में तेरा प्रेम घर करने लगा है। प्रेम शक्ति तोड़ बांध सकती है, ये हम नहीं होने देंगे। ये आवाज़ शमाइला की नहीं थी। ये वही मकरू आवाज़ थी जो एक बार पहले मैंने शमाइला के मुंह से सुनी थी। अचानक मेरे दिल से खौफ दूर होने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर कोई और कुव्वत समा गई हो। कुछ लम्हे जो कपकपाहट थी वो ख़त्म हो गई। मैंने उसकी भयानक नारंगी आंखों में आंखें डालकर कहा, कैसा तोड़ बन सकता है प्रेम शक्ति?
یہ ناری تجھے سندر لگے ہے؟ ایک بہن کی طرح، میں نے جواب دیا۔